Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will see the disinfection process. Disinfection process क्या है कि जैसे वाटर जो रहता है वाटर प्लांट में सस्पेंडेड सॉलिड जो रहते हैं वो सभी रिमूव किए जाते हैं और उसकी जो टर्बिडिटी है 190 से नीचे तक कर दी जाती है। यानी जो ट्रीट करने पर जो वाटर की टर्बिडिटी रहती है वो टर्बिडिटी 190 से नीचे रहती है, यानी सस्पेंडेड सॉलिड जो वो रिमूव हो जाता है। लेकिन उसमें की जो फिजिकल और केमिकल इम्प्योरिटीज है वो तो रिमूव हो चुकी है, लेकिन जो बैक्टीरियोलॉजिकल इम्प्योरिटी है जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस, वो रिमूव नहीं होती। तो वो रिमूव करने के लिए डिसइंफेक्शन प्रोसेस की जाती है। तो आज हम वो देखेंगे, उसके डिफरेंट मेथड जो है वो देखेंगे। Disinfection. The filter water which is obtained by various filtration process contains harmful diseases producing bacteria. These bacteria must be killed to make the water safe for drinking. तो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो वाटर फिल्ट्रेट जो प्रोड्यूस होता है, जो वाटर प्रोड्यूस होता है, वो वाटर में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो वो प्रेजेंट रहता है। और वो बैक्टीरिया जो रहते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से अगर वो वाटर हमने ड्रिंक किया तो वो बैक्टीरिया की वजह से हमें वाटर बॉर्न डिसीज होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसीलिए हमें बिफोर कंज्यूमिंग दैट वाटर तो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया को किल करना चाहिए, ठीक है, फॉर सेफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। द केमिकल यूज्ड फॉर किलिंग दिस बैक्टीरिया आर नोन एज डिसइंफेक्टेंट। जो केमिकल्स यूज करेंगे हम बैक्टीरिया किल करने के लिए, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे डिसइंफेक्टेंट्स कहा जाता है। और द प्रोसेस इज नोन एज डिसइंफेक्शन। और the process in which the disinfectant is added or the process in which chemical is added to remove or to kill the microorganisms or bacteria from the water sample is known as disinfection. Okay. The presence of turbidities, color, minerals, etc. may not be dangerous, but the presence of even single harmful organism will be definitely dangerous. जैसे कि अब वाटर एक सपोज एक वाटर है, वो वाटर में उसकी टर्बिडिटी थोड़ी हाई है, उसमें थोड़ा कलर प्रेजेंट है और मिनरल्स भी प्रेजेंट है, हार्डनेस ज्यादा है, थोड़ा कलर है और टर्बिडिटी भी थोड़ी 180 से ज्यादा है, 2 या 3 NTU है। अगर वो हमने वाटर कंज्यूम किया तो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे इतना नहीं होगा जितना अगर हमने एक वाटर कंज्यूम किया जो वाटर सैंपल में उसकी टर्बिडिटी सपोज 180 से कम है, कलर भी नहीं है, मिनरल्स भी जितने चाहिए उतने है, लेकिन एक या दो जो माइक्रोऑर्गेनिम्स है या बैक्टीरिया जो वो प्रेजेंट है, अगर वो वाटर हमने कंज्यूम किया तो उस वजह से हमारे बॉडी पे या फिर हमारे हेल्थ पर उसका इफेक्ट जो बहुत ज्यादा हो सकता है। इसीलिए जो वाटर में बैक्टीरिया का काउंट है, माइक्रोऑर्गेनिम्स का काउंट है, वो 0 ही रहना चाहिए। एक भी बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिम्स प्रेजेंट नहीं रहने चाहिए वाटर में। In case of emergency such as wars के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे, disinfection is the only treatment given to water. तो सपोज कहीं वॉर हो गया या फिर जंगल में या फॉरेस्ट एरिया में सपोज जो मिलिट्री है, वो जो जवान है हमारे देश के, वो अगर वहां पर है और वहां पर हमें तो पता है कि फॉरेस्ट एरिया में कोई वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज नहीं रहती और कितने कितने दिनों तक वो वहां रहते, तो उस समय वो रिवर वाटर कंज्यूम करते। तो रिवर वाटर कंज्यूम करते समय वो अगर उन्होंने सिर्फ क्लोरिनेशन किया या फिर डिसइंफेक्शन प्रोसेस किया तो वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन कब इमरजेंसी नहीं, यानी जहाँ पे हमारे पास ट्रीटमेंट का सोर्स नहीं है, ट्रीटमेंट हम जहाँ दे नहीं सकते वाटर को, उस समय डिसइंफेक्शन अगर सिंपली डिसइंफेक्शन भी किया तो भी सफिशिएंट रहता है। The disinfection not only removes the existing bacteria from the water at the WTP but also ensure their immediate killing even afterwards in the distribution system. जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस हम करेंगे उसका पर्पस सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो वाटर में के बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने का, उन्हें किल करने का, उनका उसका पर्पस ये भी होना चाहिए जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में से वाटर ट्रीट होने के बाद जब कंज्यूमर तक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में से जाएगा तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में से जो पाइपलाइंस रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज रहते हैं, वो पाइपलाइंस कहीं अगर लीकेज है तो क्या हो सकता है, या फिर पाइप में से के माइक्रोऑर्गेनिज्म जो क्या हो सकता है कि वाटर में ऐड हो सकते हैं, कहीं पे कंटेमिनेशन होने के चांसेस रह सकते हैं। इसीलिए वो डिसइंफेक्टेंट जो हम यूज करेंगे, जो केमिकल यूज करेंगे, उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी बैक्टीरिया, वायरसेस किल करने चाहिए और बाद में भी थोड़े समय तक भी उसमें क्या करना चाहिए, उसमें के बैक्टीरिया, वायरसेस को क्या करना चाहिए, किल करना चाहिए। यानी कि जब तक हमारे घर तक वाटर ना आए तब तक वाटर वो सेफ रहे, बीच में ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी कंटेमिनेशन ना हो। इसीलिए जो डिसइंफेक्टेंट है वो इस प्रकार ही चूज किया जाता है। देन मटेरियल यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट शुड बी, अब मटेरियल जो यूज करेंगे, डिसइंफेक्शन जो यूज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए देखेंगे।
एबल टू गिव रेसिडुअल स्टरलाइजिंग इफेक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जैसे कि अभी बताया मैंने कि बहुत देर तक उसका जो इफेक्ट है वाटर में प्रेजेंट रहना चाहिए। जब सपोज अपन हमने वाटर में एक डिसइंफेक्टेंट ऐड कर दिया और उसने बैक्टीरिया किल कर दिया, वो जो डिसइंफेक्टेंट है वो रिमूव हो गया, यानी वो कंज्यूम होगा पूरा, और उसके थोड़ी देर बाद अगर कहीं से कंटेमिनेशन आ गया तो फिर उसका इफेक्ट हमारे बॉडी को हो सकता है। इसीलिए केमिकल्स ऐड करने के बाद उसका जो रेसिडुअल स्टरलाइजिंग इफेक्ट जो है वो बहुत देर तक रहना चाहिए, यानी फर्दर कंटेमिनेशन जो है फर्दर कंटेमिनेशन अवॉइड हो सके। देन शुड बी हार्मलेस, हार्मलेस रहना चाहिए। जब हमने अगर कंज्यूम किया वाटर, जो वाटर में डिसइंफेक्टेंट ऐड किया, हमने वो वाटर कंज्यूम किया, तो उसका उसके हार्मफुल इफेक्ट हमारे बॉडी पे ना होना चाहिए, देन हमारे हेल्थ पे ना होना चाहिए। देन अनऑब्जेक्शनेबल टू टर्म टेस्ट, जब वाटर हम ड्रिंक करेंगे तो वो अनऑब्जेक्शनेबल रहना चाहिए, उसकी जो टेस्ट है वो टेस्ट खराब नहीं चाहिए। देन इकोनॉमिकल, उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। देन कॉस्ट कम क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें वाटर जो ह्यूज अमाउंट में वाटर हमें क्या करना है, ट्रीट करना पड़ता है, इसलिए जो डिसइंफेक्टेंट यूज करना है हमें वो इकोनॉमिकल चाहिए। मेरे जब मेजरेबल बाय सिंपल टेस्ट, सिंपल टेस्ट से हम क्या कर सके, वो डिसइंफेक्टेंट क्या कर सके, मेजर कर सके। देन डिसइंफेक्टेंट शैल बी इफेक्टिव इन किलिंग द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, वो डिसइंफेक्टेंट जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए टुवर्ड्स द किलिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म किलिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। देन चीप एंड रेडीली अवेलेबल, इकोनॉमिकल जैसे बोला मैंने, चीप और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इजीली अवेलेबल, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो हाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिल रहा है, या फिर उसकी जो डिपेंडेंसी है वो अदर फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इट शुड बी चीप एंड रेडीली अवेलेबल। देन सेफ टू हैंडल एंड इजी टू अप्लाई, और जो डिसइंफेक्टेंट है वो सेफ रहना चाहिए हैंडलिंग की तरफ, और इजी टू अप्लाई, यानी जब हम ऐड करेंगे तो इजीली हम क्या कर सके, उसे ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सके वाटर सैंपल में। तो ये जो ये सभी जो डिसइंफेक्टेंट की जो प्रॉपर्टी बताया मैंने आपको, ये सभी डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टी जो वो हर एक में तो अप्लीकेबल नहीं है, हर एक डिसइंफेक्टेंट डिफरेंट डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स है, तो हर एक डिसइंफेक्टेंट में ये सभी क्वालिटी जो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ये क्वालिटी प्रेजेंट है वो है क्लोरीन में, जो क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं वो क्लोरीन में है, इसीलिए क्लोरीन वाइडली यूज किया जाता है सब जगह। तो ये जो प्रॉपर्टीज, और एक प्रॉपर्टी है, इट शुड नॉट मेक वाटर टॉक्सिक इन नेचर, और वो ऐड होने के बाद वाटर जो वो टॉक्सिक ना हो, ये भी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए गुड, एज अ गुड डिसइंफेक्टेंट, यानी जो हम डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे। मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन, फर्स्ट बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, सिंपली बॉइलिंग से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोऑर्गेनिम्स किल कर सकते हैं, जो हायर टेम्परेचर पे माइक्रोऑर्गेनिम्स सर्वाइव नहीं कर सकते। देन हेलोजेंस, आयोडीन, ब्रोमीन अदर देन क्लोरीन, ये सभी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये क्या है, हेलोजेंस है। तो क्लोरीन तो यूज करते ही है, साथ ही साथ आयोडीन और ब्रोमीन भी यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। देन हाई पीएच, पीएच इंक्रीज करके हायर पीएच पे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए हायर पीएच मेंटेन करके, वो कैसे मेंटेन करेंगे, एक्सेस ऑफ लाइम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हायर पीएच जो है वो इंक्रीज कर सकते, हायर पीएच मेंटेन कर सकते हैं। देन ओजोनेशन, ओजोन गैस पास करके हम डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। देन यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास करके हम क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। ये ओजोनेशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो वो स्मॉलर वाटर ट्रीटमेंट या फिर स्मॉलर जो प्यूरिफायर रहते हैं एक्वागार्ड के जो या फिर जो स्मॉलर हमारे घर में जो प्यूरिफायर रहते हैं, वो प्यूरिफायर में ओजोनेशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो रहता है एज डिसइंफेक्टेंट, जो डिसइंफेक्शन वो ओजोनेशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास करके करते हैं। तो एड में भी आपने देखा होगा आरओ, यूवी और ओजोनेशन जो है ट्रीटमेंट, इस प्रकार वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देन पोटेशियम परमैग्नेट, और इसे इलेक्ट्रा कैटाडीन प्रोसेस भी कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रा कैटाडीन ठीक है, शायद ये सिल्वर प्रोसेस को कहते हैं, शायद सिल्वर ट्रीटमेंट को कहते हैं, इधर इतना सिर्फ ये गलत हुआ वो ध्यान में रखना आपने। तो एक पोटेशियम परमैग्नेट यानी KMnO4 ऐड करके भी हम क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। देन सिल्वर ट्रीटमेंट, सिल्वर के थ्रू, जो सिल्वर मेटल है, सिल्वर मेटल आयंस जो है वो मेटल आयंस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, हम डिसइंफेक्शन कहते कर सकते हैं, और उसी को इलेक्ट्रा कैटाडीन, सिल्वर को ही इलेक्ट्रोकैटाडीन प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ऊपर जो है वो ऊपर नहीं है, 2 मिनट, इधर नहीं चाहिए, ये चाहिए नीचे। सिल्वर ट्रीटमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रोकैटाडीन प्रोसेस।
देन क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन जो है वो क्लोरिनेशन मोस्टली जो है या फिर सभी जगह जो है वो क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया गया है, क्योंकि उसके एडवांटेजेस बहुत है, डिसएडवांटेजेस कम है, एप्लीकेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए सब जगह जो है वो क्लोरीन जो है वो यूज किया गया है डिसइंफेक्टेंट। तो ये वीडियो में हम सिर्फ ऊपर के जो सभी डिसइंफेक्टेंट मेथड है वो शॉर्ट में देखेंगे। क्लोरिनेशन का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोरिनेशन डिटेल में। रेसिडुअल क्लोरीन क्या रहता है, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या रहता है, अप्लाइड क्लोरीन, क्लोरीन डोज क्या रहता है, सभी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैकेनिज्म कैसा रहेगा रिमूवल का। मेथड ऑफ डिसइंफेक्टेंट में पहली बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर देखते हैं। बैक्टीरिया गेट किल्ड ड्यू टू बॉइलिंग, बॉइलिंग करने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर जो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे चल जाता है। तो उस समय इतना हायर टेम्परेचर पे जो माइक्रोबियम जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इफेक्टिव बट नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई। इफेक्टिव है, 100% जो है वो रिमूव करता है बैक्टीरिया जो है वाटर में के 100% रिमूव करता है, लेकिन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई। पब्लिक वाटर सप्लाई में वाटर हीटिंग प्लांट में बॉइलिंग ऑफ वाटर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतने क्वांटिटी में वाटर बॉईल करने के लिए जो एनर्जी लगेंगे, फ्यूल लगेंगे, वो बहुत ज्यादा लगेंगे, इसलिए इकोनॉमिकल नहीं होगा। इसलिए जनरली पब्लिक वाटर सप्लाई में ये मेथड जो है वो यूज नहीं की जाती, घर में यूज कर सकते हैं हम ये मेथड। kills existing germs but do not take care of future contamination। अब जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो एग्जिस्टिंग वाटर सैंपल में प्रेजेंट है वो तो किल हो जाएंगे, लेकिन बाद में वाटर स्टोर करने, एक बॉयल वाटर बॉयल किया, बॉयल करने के बाद उसमें के सभी माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरे फिर क्या किया हमने, वो वाटर को एक वेसल में, पर्टिकुलर वेसल में क्या कर दिया, सेव करके रख दिया, स्टोर करके रख दिया। तो बॉइलिंग करने के बाद हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि उसमें फर्दर कंटेमिनेशन होगा कि नहीं होगा। उसमें फर्दर कंटेमिनेशन होगा, क्योंकि बॉइलिंग तो हो चुका है वाटर का। जब पानी ठंडा हो जाएगा तो उस समय क्या हो सकता है, उसमें माइक्रोऑर्गेनिम्स आ सकते हैं। देन ड्यूरिंग वाटर बॉर्न पेंडेमिक के समय पब्लिक इज एडवाइज टू ड्रिंक वाटर ओनली आफ्टर बॉइलिंग। अगर वाटर बॉर्न पेंडेमिक आ गया कहीं, यानी वाटर बॉर्न डिसीज का जो स्प्रेड है बहुत ज्यादा हो रहा है कहीं पर्टिकुलर एरिया में, तो पब्लिक को क्या एडवाइस दी जाती है कि जो वाटर है, घर में जो वाटर आ रहा है वो ड्रिंक करके ही, सॉरी बॉईल कर कर ही ड्रिंक करें। इसीलिए, और ये जो मेथड है बॉइलिंग ऑफ वाटर, जो सबसे बेस्ट मेथड है घर में डिसइंफेक्शन करने के लिए। घर में डिसइंफेक्शन करना, हमें जो वाटर बॉइल, सॉरी वाटर जो हमें ड्रिंक करना है, तो घर में सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है डिसइंफेक्शन की, वो है बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्लोरीन भी हमें बाहर से लाना पड़ेगा और फिर ऐड करना पड़ेगा, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड जो वो बॉइलिंग ऑफ वाटर है। और ज्यादा क्वांटिटी में हमें वाटर भी ट्रीट नहीं करना पड़ता, इसीलिए बॉइलिंग जो है बेस्ट है। देन ट्रीटमेंट विद आयोडीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन और ब्रोमीन के साथ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम, डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। Then the quantity of this disinfectant may be limited to about 8 ppm and contact period of 5 minutes is generally enough। अब जो इसकी क्वांटिटी लगेंगे आयोडीन और ब्रोमीन की, वो लगने वाली है नियर अबाउट या फिर 8 मिलीग्राम पर लीटर, या फिर 8 ppm से ज्यादा नहीं, उससे कम हम क्या कर सकते हैं, आयोडीन ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। और जो कांटेक्ट पीरियड है, कांटेक्ट जो टाइम है वो 5 मिनट का हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट का जो कांटेक्ट टाइम है वो सफिशियंट रहता है। Then these disinfectants are nowadays are also available in the form of pills and are thus वेरी हैंडी। अब ये जो है डिसइंफेक्टेंट आयोडीन और ब्रोमीन पिल्स में भी अवेलेबल है, इसीलिए हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और ये हैंडी भी है, इसीलिए इजीली हम क्या कर सकते हैं, आयोडीन और ब्रोमीन वाटर सैंपल में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देन दे आर नॉट यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एनी लार्ज स्केल पब्लिक सप्लाईज but may be used for treating small water supplies for army troops, private plants, swimming pool। लार्ज क्वांटिटी वाटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो आयोडीन ब्रोमीन यूज नहीं कर सकते, कि इसकी कॉस्ट जो इसकी कॉस्ट ज्यादा रहेगी। लार्ज क्वांटिटी का वाटर हमें ट्रीट करना है तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, इसलिए जनरली ये फिजिबल नहीं होगा। और दूसरी, और अगर हमें प्रोवाइड ही करना है ये ट्रीटमेंट, तो कहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं हम, जहाँ पे स्मॉल एरिया है या फिर स्मॉल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर की उस समय जैसे कि आर्मी ट्रूप्स में, आर्मी के जो ये रहते हैं, आर्मी जहाँ पे रहती है वहां पे अगर जितने आर्मी के लोग उन्हें हमें वाटर सप्लाई करना है, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, आयोडीन ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं। देन प्राइवेट प्लांट्स में, देन स्विमिंग पूल्स में, ये यहाँ जगह, ये सभी जगह हम क्या कर सकते हैं, आयोडीन और ब्रोमीन क्या कर सकते हैं, एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हाई पीएच
एक्सेस ऑफ लाइम मैंने लाइम ऐड करने के बाद, ज्यादा लाइम ऐड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। वो कैसे देखें, एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ लाइम किल्स बैक्टीरिया इन इट। ज्यादा अगर लाइम हमने वाटर में ऐड किया तो उसका वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरा कि पीएच जो वो पीएच इंक्रीज हो जाती है। लाइम ऐड करने के बाद पीएच जो वो 9-10 के आसपास चल जाती है, और वो पीएच में बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। देन addition of 14 to 43 ppm of excess lime has been found to remove the bacterial load by 99.3 to 100% from highly polluted water। अगर हमने 14 to 43 ppm of लाइम अगर ऐड किया वाटर सैंपल में, तो उसकी जो रिमूवल इफिशियंसी है, बैक्टीरिया की रिमूवल इफिशियंसी वो 99.3 टू 100% रिमूवल इफिशियंसी है। Then bacteria gets killed due to increased pH value resulted by the addition of lime। बैक्टीरिया जब वो मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं, किल कैसे हो जाते हैं, पीएच जब वो इंक्रीज होती है इसीलिए। When the lime raises the pH to about 9.5, अगर जब लाइम ऐड करते हैं, लाइम ऐड करने के बाद वाटर की जो पीएच है वो धीरे धीरे बढ़ती है। जब लाइम ऐड हो गया और वाटर की पीएच 9.5 के ऊपर चल गई, तो बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी जो वो 99 टू कितनी मिलती है, 99.9 टू 100% इतनी रिमूवल है ना, ऑलमोस्ट सभी क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। देन कैन नॉट प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम रिकंटामिनेशन, हिंस नॉट यूज्ड। जैसे कि एक्सेस लाइम क्या करेंगे, वाटर में की जो बैक्टीरिया है वो तब के तभी डिस्ट्रॉय करेंगे, तब के तभी किल करेंगे। फर्दर कंटेमिनेशन जो है, बाद में का जो कंटेमिनेशन होने हो सकता है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए जनरली हाई पीएच या फिर एक्सेस लाइम यूज करने की जो मेथड है वो ज्यादा यूज नहीं होती। देन अब लाइम ऐड करने के बाद पीएच बढ़ जाती है, तो क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ती है पीएच कम करने के लिए। ट्रीटमेंट लाइक रिकार्बोनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेस लाइम फॉर द फर्दर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। फर्दर प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिकार्बोनेशन करना पड़ेगा वाटर का, जो वाटर को हमने एक्सेस लाइम प्रोवाइड किया गया है। देन अदर मेथड है, नेक्स्ट मेथड ट्रीटमेंट विद ओजोन। ओजोन के साथ हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ओजोन गैस इज फेंटली ब्लू गैस ऑफ पंजेंट स्मेल। ओजोन गैस जो है तो उसकी जो स्मेल रहती है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रहती है, बहुत खराब स्मेल आती है, एंड इज एक्सीलेंट डिसइंफेक्टेंट। और जो ओजोन गैस है वो एक्सीलेंट डिसइंफेक्टेंट है। Then ozone gas is unsuitable or allotropic form of oxygen with each of its molecule containing 3 oxygen atoms। ओजोन जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, एलोट्रोपिक फॉर्म मींस नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो अगर रहेंगे, जैसे O2 ऑक्सीजन क्या O2 है, O2 मॉलिक्यूल है और O3 मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों को क्या बोलेंगे, एलोट्रोपिक बोलेंगे। तो ओजोन जो है वो अनस्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है विथ each of its molecule containing 3 oxygen atom। उसमें कितने एटम रहते हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम रहते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O3। then it can be produced by passing high tension electric current through the stream of air in a closed chamber under the following reaction। तो ये कैसे कैसे ये ओजोन जो वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ओजोन प्रोड्यूस करने के लिए एक हाई इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना पड़ता है, डेवलप करने पड़ते हैं, और वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में से वो एयर जो वो एयर पास करनी पड़ती है। एयर में का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का कन्वर्जन जो है वो O3 में कन्वर्ट होता है। जैसे इधर देखिए ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन अगर हाई इलेक्ट्रिक और आर्क वोल्टेज में अगर पास किया तो उसका कन्वर्जन क्या में हो जाएगा, ओजोन में हो जाएगा, O3 में हो जाएगा। ओजोन ब्रेक डाउन इनटू नेसेंट ऑक्सीजन एज, जो ओजोन फॉर्म हुआ वो अनस्टेबल है इसलिए वो ब्रेक डाउन हो जाता है O3 से O2 प्लस O, और O जो वो नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होता है, O2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होता है। और जो नेसेंट ऑक्सीजन है, द नेसेंट ऑक्सीजन सो प्रोड्यूस इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिमूव द ऑर्गेनिक मैटर एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द वाटर। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहता है, नेसेंट ऑक्सीजन रहता है, O3 नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन रहता है, और वो ऑर्गेनिक मैटर भी रिमूव करता है और बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया भी रिमूव करता है वाटर में। इन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेजेस में ओजोन बीइंग अनस्टेबल, नथिंग रिमेन्स इन वाटर बाय द टाइम इट रीचेस इन वाटर टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ओजोन जो है वो अनस्टेबल है, इसलिए ओजोन के साथ ट्रीटमेंट करने के बाद
फर्दर हमें दूसरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिमूव हो जाएगा, अनस्टेबल है। जैसे लाइम ऐड करने के बाद क्या होता है, हमें रिकार्बोनेशन करना पड़ता है, इधर वो सब करने की जरूरत नहीं क्योंकि अनस्टेबल है। इसलिए ये भी एडवांटेज भी, ये एक एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी बोल सकेंगे, क्योंकि फर्दर कंटेमिनेशन अवॉइड करने के लिए ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन ये एडवांटेज, एज ए एडवांटेज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर घर में हमें प्यूरिफायर में अगर ओजोनेशन यूनिट अगर फिक्स करना है, या फिर ओजोनेशन अगर प्यूरिफायर में है, तो फर्दर कंटामिनेशन का जो पॉइंट है वो पॉइंट वैलिड ही नहीं रहने वाला, इसलिए ये एडवांटेज ही रहेगा उस केस में। देन ओजोन रिमूव्स द कलर, टेस्ट एंड ओडर फ्रॉम वाटर इन एडिशन टू रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम इट। ओजोन से बैक्टीरिया नहीं रिमूव करता, वो साथ में क्या रिमूव करता है, कलर, टेस्ट एंड ओडर भी रिमूव करता है। The ozonized water becomes tasty and pleasant, unlike the chlorinated water which becomes bitter to tongue. ओजोनाइज वाटर जो है वो, ओजोनाइज वाटर जो है वो टेस्टी रहता है और प्लीजेंट रहता है, तो उसकी जो टेस्ट रहती है वो टेस्ट भी अच्छी रहती है, स्मेल जो रहती है वो स्मेल भी अच्छी रहती है, एज कम्पेयर टू क्लोरिनेटेड वाटर। क्लोरिनेटेड वाटर थोड़ा कड़ू लगता है तो उसमें थोड़ी स्मेल भी आती है। तो ये थे एडवांटेज। अब डिसएडवांटेजेस देखेंगे। इट इज मच कॉस्टलियर एंड लेस इफिशिएंट देन क्लोरिनेशन। ये जो है ओजोनेशन मेथड, जो ओजोनेशन मेथड कॉस्टली है क्योंकि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगेंगी और फिर आदमी कन्वर्ट होंगे, और लेस इफिशिएंट है क्लोरीन के हिसाब से। देन इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग, हेंस कैन बी यूज्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल इजीली एंड चीपली। ये इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, क्योंकि ओजोन जो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में फॉर्म होगा, और ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल है हमारे पास और चीपली अवेलेबल है तब। Then no residuals can be maintained because it is highly unstable and hence it does not ensure the safety against possible contamination. जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया आपको कि ये एडवांटेज भी है उसका और ये डिसएडवांटेज भी है। Ozonizer is required for ozonizer is required to be installed because it cannot be supplied at the treatment plant in a cylinders as chlorine. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अगर ओजोनेशन करना है हमें, तो ओजोनाइजर जो ओजोनाइजर है ना, इक्विपमेंट विच कन्वर्ट्स ऑक्सीजन टू O3 और द इक्विपमेंट विच प्रोड्यूस ओजोन इज नोन एज ओजोनाइजर। तो ओजोनाइजर जो हमें इंस्टॉल करना चाहिए, बिकॉज जैसे क्लोरीन क्लोरीन गैस जो है या फिर क्लोरीन लिक्विड जो वो सिलेंडर के फॉर्म में जो वो अवेलेबल है, लेकिन ओजोन जो वो ओजोन उस प्रकार अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें जो ओजोनाइजर है वो ओजोनाइजर को हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसकी वजह से कॉस्ट भी लगेंगे, एरिया भी लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी पड़ेगी, इसलिए ये क्या है उसका डिसएडवांटेज है। देन अल्ट्रावायलेट रेज नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट विद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें ट्रीटमेंट करनी है, तो ultraviolet rays are invisible rays having wavelength 100 to 400 nanometer found in sun rays. sun rays जो रहते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही रहते हैं, उसकी जो वेवलेंथ रहती है वो 100 to 400 नैनोमीटर रहती है। देन यूवी रेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मर्क्यूरी एनक्लोज्ड इन क्वार्ट्ज बल्ब। यूवी रेज जो है वो प्रोड्यूस कैसे की जाती है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब मर्क्यूरी बल्ब है और क्वार्ट्ज बल्ब से इंक्लोज किया गया है, तो जो रेस पास हो रहे होंगे वो रेस क्या रहने वाले हैं, वो रेस रहने वाले अल्ट्रावायलेट रेस रहने वाले। जैसे इधर देखिए, ये एक चैनल है, चैनल पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो रेज है वो पास कर रहे हैं, और यहाँ से क्या करेंगे, वाटर पास करेंगे, और जब वाटर और लाइट का कांटेक्ट होगा तो अल्ट्रावायलेट रेस का कांटेक्ट होगा, तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें कि वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द वाटर टू बी treated with ultraviolet rays should however be less turbid and low in color। तो जो है वाटर हमें ट्रीट करना वो टर्बिड नहीं होना चाहिए और कलर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लाइट रेस पास करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेस पास करेंगे, तो ये टर्बिड वाटर जो रहेंगे, जो टर्बिडिटी रहेंगी यानी सस्पेंडेड सॉलिड रहेंगे, और कलर जो रहेंगे वो लाइट रेस क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो उस वजह से जो इफेक्टिवनेस है, जो इफिशियंसी है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, वो इफिशियंसी क्या होगी, कम हो जाएंगी। इसीलिए जो उसमें की वाटर में की टर्बिडिटी और कलर है वो 15 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं चाहिए। देन द वाटर इज पास्ड several times around the quartz bulb emitting ultraviolet rays। जो वाटर है वो वाटर सेवरल टाइम से बार बार क्या किया जाता है, वो क्वार्ट्ज बल्ब जहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज जो पास हो रहे वहां से बार बार क्या किया जाता है, वाटर जो पास किया जाता है। जैसे सपोज चैनल में वाटर क्या करेंगे, बार बार क्या करेंगे, पास करेंगे, यानी कि जो कॉन्टेक्ट है
वो बढ़ाएंगे, वाटर और लाइट का जो कांटेक्ट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो कांटेक्ट है वो बढ़ाएंगे, तो जो रिमूवल है बैक्टीरिया का वो इफिशिएंटली होगा। देन द डेप्थ ऑफ वाटर over the bulb should not generally exceed 10 centimeter or so, because these rays can effectively penetrate through this much distance only। जैसे कि जो डेप्थ ऑफ वाटर है एंड लाइट जहाँ से पास होगा, सपोज ये लाइट यहाँ से अगर पास करे तो ये जो डेप्थ है टोटल, ये टोटल डेप्थ सिर्फ 10 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, या 10 सेंटीमीटर से कम, उससे ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा रहेंगे तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इफेक्टिवली पूरे डेप्थ तक पेनिट्रेट नहीं होंगे, और पेनिट्रेट नहीं होंगे तो रिमूवल जो है बैक्टीरिया का रिमूवल भी नहीं होगा। इसीलिए 10 सेंटीमीटर जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो लिमिटिंग वैल्यू है। देन डज नॉट इम्पार्ट एनी टेस्ट एंड ओडर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डिसइंफेक्शन करने के बाद वाटर में जो वाटर की जो टेस्ट और ओडर है वो अफेक्ट नहीं होती, जो इनिशियली रहेंगे वो वाटर की टेस्ट रहने वाली है। देन कॉस्टली एंड अनस्टेबल फॉर ट्रीटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। कॉस्टली है, अनसुटेबल है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ट्रीट करने के लिए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली है, अदर इक्विपमेंट लगने वाले, इसलिए कॉस्टली है और अनसुटेबल है। इट इज सुटेबल इन हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, पूल्स, स्विमिंग पूल्स, वाटर पूल्स। तो इधर जनरली हम क्या कर सकते हैं, ये मेथड जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 ऐड करके, KMnO4 भी एक केमिकल और डिसइंफेक्टेंट है जो हम बैक्टीरिया किल करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन this is used as a popular disinfectant for disinfecting well water in villages which are generally contaminated with lesser amount of bacteria। पोटेशियम परमैंगनेट कहाँ पे यूज किया जाता है, वेल वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, क्योंकि वेल वाटर में जो बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं वो कम प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए जनरली वहां पर पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया जा सकता है और कर सकते हैं। नॉर्मल डोसेज ऑफ दिस डिसइंफेक्टेंट वेरीज बिटवीन 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर विद द कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 4 to 6 आवर्स। ये जो नॉर्मल ये जो KMnO4 है, KMnO4 का जो डोसिंग देना है वो डोसिंग 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर देना पड़ेगा, और जो कॉन्टैक्ट टाइम है वो कॉन्टैक्ट टाइम 4 to 6 आवर्स देना पड़ेगा। Then it also helps in oxidizing taste producing organic matter, also removes algae, color and iron from the water। अब KMnO4 ऐड करने के बाद अगर KMnO4 ऐड किया तो ऑर्गेनिक मैटर भी रिमूव करेगा, जिससे जो खराब टेस्ट आ रही है वो भी नहीं आएंगी, कलर भी रिमूव करेगा, अलगी भी रिमूव करेगा और आयन भी रिमूव करेगा। तो इन सभी चीजों के लिए रिमूवल के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर सॉरी जो KMnO4 का क्वांटिटी लगे या फिर KMnO4 का जो डोज लगे वो 0.05 to 0.1 मिलीग्राम पर लीटर इतना ही लगेगा। देन एप्लीकेशन, अब जो KMnO4 है वो KMnO4 कैसे अप्लाई करना है वाटर सैंपल पर, तो देखिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ KMnO4 इज डिसॉल्व्ड इन बकेट ऑफ वाटर एंड इज थोरोली मिक्स्ड विद द वेल वाटर। स्मॉल क्वांटिटी, एक बकेट में पानी लेना और बकेट में स्मॉल क्वांटिटी में KMnO4 ऐड करना और थोरोली मिक्स करना है। फिर जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, वेल वाटर के साथ मिक्स करना है, थोरोली मिक्स करना है, कंप्लीटली मिक्स करना है। देन पिंक कलर डिसअपियर, वो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, पिंक कलर जो था KMnO4 का पिंक कलर है तो वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर वाटर सैंपल में प्रेजेंट थे या फिर प्रेजेंट है, तो जो हमें KMnO4 का जो सॉल्यूशन ऐड करना है, फिर KMnO4 जो हमें ऐड करना है वो कब तक ऐड करना है वाटर सैंपल में, तब तक पिंक कलर डेवलप नहीं होता। पिंक कलर डेवलप हुआ यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर थे प्रेजेंट थे वो सभी के सभी ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गए, किल हो गए, यानी कि बाद में हम क्या कर सकते हैं, KMnO4 एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। Then, though KMnO4 is cheap, handy and quite useful, it cannot remove 100% bacteria. Removal efficiency is 90%. KMnO4 जो वो cheap है, handy है and quite useful है, फिर भी वो बैक्टीरिया जो 100% रिमूव नहीं कर सकता, वो सिर्फ 90% बैक्टीरिया ही रिमूव कर सकता है। Then next method है treatment with silver और इलेक्ट्रो कैटेल्डिन प्रोसेस। कैटेल्डिन नहीं है, सॉरी, इलेक्ट्रोकैटेडिन प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकैटेडिन प्रोसेस है। Then metallic silver ions are introduced into the water by passing it through a tube containing solid silver electrode which are connected to DC supply of about 1.5 volt। मेटेलिक सिल्वर आयंस है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वाटर सैंपल में, और ये जो वाटर
सिल्वर आयन जो प्रोड्यूस होते हैं वो सिल्वर इलेक्ट्रोड से प्रोड्यूस होते हैं। जब सिल्वर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है डीसी सप्लाई पे 1.5 वोल्ट के डीसी सप्लाई पे, तब इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, सिल्वर आयन जो मेटेलिक सिल्वर आयन जो है वो क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं वाटर सैंपल में, और वो जो मेटेलिक सिल्वर आयन है वो एज अ डिसइंफेक्टेंट जो है वो एक्ट होता है। देन the recommended silver dose may vary between 0.05 to 0.1 milligram per liter, and the required contact period may vary between 15 minutes to 3 hours. जो डोजिंग करना है, जो सिल्वर आयन जो प्रोड्यूस होने वाला है, जो डिसोसिएट होने वाला है, उनका जो कंसंट्रेशन चाहिए वो 0.05 टू 0.1 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए, और कांटेक्ट पीरियड जो है वो 15 टू 3 आवर्स 15 मिनट्स टू 3 आवर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा जब सिल्वर हम सिल्वर आयन जब हम एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे। The silver treatment neither imparts any taste and odor to water nor it produces any harmful effect on human body. सिल्वर आयन से ये जो ट्रीटमेंट यूज करने के बाद वाटर की टेस्ट खराब नहीं होती, ऑर्डर भी प्रोड्यूस नहीं होता, और इसका इफेक्ट भी ह्यूमन बॉडी पे नहीं होता है। The method removes algae and its germicidal property is retained for a considerable time. जो मेथड है, मेथड अलगी भी रिमूव करती है वाटर में भी, और जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी जो वो उसकी बहुत देर तक रहती है, जो डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी जो बैक्टीरियल किलिंग प्रॉपर्टी जो रहती है वो बहुत टाइम तक रहती है। दस अलाउइंग सम सेफगार्ड अगेंस्ट फ्यूचर कंटेमिनेशन। फ्यूचर कंटेमिनेशन के लिए क्या कर सकते हैं, हमें यूजफुल है, फ्यूचर कंटेमिनेशन अवॉइड कर सकता है ये मेथड। यूज ऑफ सिल्वर इज वेरी कॉस्टली एंड हेंस नॉट अडॉप्टेड फॉर पब्लिक सप्लाई। पब्लिक सप्लाई के लिए ये यूजफुल नहीं, क्योंकि सिल्वर हमें पता है कि सिल्वर की जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा, और सिल्वर से ट्रीटमेंट करना है ना, वाटर की कॉस्ट आ जाएंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, इसलिए जनरली ये सुटेबल नहीं है पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए। Then suspended organic matter and hydrogen sulfide should be removed before using these disinfectants, hence it adds to cost of disinfection. ये डिसइंफेक्टेंट मेथड या फिर डिसइंफेक्शन प्रोसेस हम तभी यूज कर सकते हैं जब सस्पेंडेड सॉलिड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस नहीं रहेंगे, इसीलिए वो हमें पहले रिमूव करने पड़ेंगे, और वो रिमूव करने के लिए और एक ट्रीटमेंट यूनिट या फिर ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उस वजह से जो कॉस्ट है वो कॉस्ट पे आ जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो था ट्रीटमेंट विद सिल्वर और इलेक्ट्रोकैटायडिन प्रोसेस। देन तो अभी तो हमने सभी डिसइंफेक्शन प्रोसेस देख लिया है, और सिर्फ क्लोरीनेशन जो है वो क्लोरीनेशन डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस रहेगी, वो डिटेल में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अभी देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे डिसइंफेक्शन प्रोसेस इफेक्टिव होने के लिए। तो फर्स्ट है कांटेक्ट टाइम। अब कांटेक्ट टाइम हमने ज्यादा प्रोवाइड किया है ना, ज्यादा देर तक वो डिसइंफेक्टेंट अगर वाटर के कांटेक्ट में या वाटर में प्रेजेंट है तो उसकी इफिशियंसी क्या होंगी, बढ़ेंगी, और जो रिमूवल है वो रिमूवल ज्यादा होगा। देन डोज, अमाउंट ऑफ या सपोज अमाउंट ऑफ KMnO4 ज्यादा डाला हमने, अमाउंट ऑफ लाइम ज्यादा डाला, तो जो रिमूवल इफिशियंसी वो भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। देन टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर हमने बढ़ाया, बॉइल किया वाटर हाइयर टेम्परेचर रखा, तो उसकी जो इफिशियंसी होगी, इफिशियंसी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। देन पीएच वैल्यू, हाइयर पीएच वैल्यू पे हमें डिसइंफेक्शन ज्यादा मिलता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो एक पर्टिकुलर पीएच में ही इफेक्टिवली वर्क करते हैं, फिर पर्टिकुलर पीएच पर ही सर्वाइव कर सकते हैं, 6 to 8 की ये पीएच रेंज में, या फिर नियर न्यूट्रल पीएच पे जो है बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, हाइयर पीएच पे बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। देन काइंड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन वाटर, कौन से टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और कितने कॉन्सेंट्रेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो ज्यादा डोज प्रोवाइड करना पड़ेगा, ज्यादा क्वांटिटी लगेगी, कम प्रेजेंट है तो कम क्वांटिटी लगेगी। देन द टर्बिडिटी ऑफ वाटर, टर्बिडिटी भी अफेक्ट करेंगी। सस्पेंडेड सॉलिड्स में प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट अफेक्ट, सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट है ना, टर्बिडिटी प्रेजेंट है तो सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से, तो वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं डिसइंफेक्टेंट इफेक्ट होने से। और सस्पेंडेड सॉलिड क्या रहता है, बैक्टीरिया का घर रहता है, इसलिए टर्बिडिटी ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। टर्बिडिटी रहेंगी, वाटर सैंपल की टर्बिडिटी हाई रहेंगी तो जो इफिशियंसी है डिसइंफेक्टेंट की, जो इफिशियंसी वो कम रहेंगी। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लोरीनेशन एज अ डिसइंफेक्टेंट, और क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट, क्लोरीनेशन इज अ डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।